नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे बादल फाड़ तबाही फिर आपदा आई। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीती रात से जारी मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचा दी है। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से करलेगाड़ नदी उफान पर आ गई और जिससे 2 होटल बह गए और कई दुकानें जमींदोज हो गई। मसूरी, विकासनगर और देवप्रयाग में भी भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई लोग लापता हैं, जबकि राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया, प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना का संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। लखनऊ, श्रावस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश से जलभराव की स्थिति बन गई है। श्रावस्ती में 8वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए। उन्नाव में गंगा किनारे 80 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां सड़कों पर नाव चल रही है और कई परिवार बेघर हो गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों और यूपी के 65 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक दोनों ही राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीती रात से जारी मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचा दी है। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में देर रात बादल फट गया। गर्रीगाड़ नदी उफान पर आ गई और नदी किनारे बसे 2 होटल जमींदोज हो गए। मुख्य बाजार में मलबा घुस गया, दर्जनों वाहन दब गए और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। तपकेश्वर के पास भगत सिंह कॉलोनी में 4 लोगों के बहने की सूचना है। वहीं गुज्जू पानी में एक स्कूटी मलबे में दब गई। मसूरी के झड़ी पानी टोल पर भूस्खलन से 2 मजदूर दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है। विकासनगर के कालसी चक्राता मार्ग पर पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर के पीछे कमरे ढह गए और बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे बंद हो गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव काम में जुटी हैं। चंद्रभागा नदी में फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि करलीगाड़ क्षेत्र में 2 लोग अब भी लापता हैं। देहरादून पौंटा राजमार्ग का पुल टूट गया है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप है। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी को जोड़ने वाला पुल बह गया। यूनिवर्सिटी ने छुट्टी घोषित कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और भू कटाव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री धामी से बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल में येलो अलर्ट जारी किया है। 21 सितंबर तक प्रदेश भर में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में हालात चिंताजनक हैं, लेकिन राहत कार्य युद्ध स्तर पर है। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। प्रभा बंदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। आशीष सैनी जी हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी, अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, एसएन पांडे, मौसम वैज्ञानिक, शिवनारायण हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रभा बंदूनी जी से रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। प्रभा जी, क्या कहना चाहेंगी? बादल फाड़ तबाही से पूरा प्रदेश जो है वो पहले ही परेशान है। कई आपदाओं का दंश प्रदेश ने झेला है और अब एक बार फिर से बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई है। लगातार मौसम ऐसा ही बने रहेगा? मौसम विभाग की ओर से भी यही अनुमान फिलहाल जताया गया है। जी गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से कल के मौसम के बारे में भी पूर्वानुमान था और पहले ये चेतावनी दे दी गई थी कि आज 2-3 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा ये तूफान और हम कहीं बारिश की संभावना है, और वही हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से कल हमने विभिन्न क्षेत्रों में देखा है देहरादून के बादल फटने की घटनाएं भी घटित हुई है और जगह जगह जल भराव, पुल टूटना, सड़कें टूटना, ये सारी चीजें कल हुई है।
और लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से अलर्ट भी था और हमारे प्रदेश में जो आपदा चल रही है और उसी हिसाब से जो सरकार है वो भी मुस्तैद है। जिला प्रशासन की टीमें हो वो ऑलरेडी अपना काम कर रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोक निर्माण विभाग हो गया हमारा, और जितने भी विभाग है वो आपस में सबका एक अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार जो कल घटना घटी थी हमने देखा है, मौके पर पहुंचकर जो हमारे जिला अधिकारी है सविन बंसल जी, उन्होंने रात को ही वहां पर सारा कमान संभाल ली थी। लोगों को रात को ही सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया था। और जो आज अभी सुबह ही हमने देखा है, जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं, जगह जगह जहां भी नुकसान हुआ है उसका जायजा ले रहे हैं। और उन्होंने सख्त निर्देश दे दिए हैं सभी जो विभाग हैं उनको कि जहां पे भी बिजली की आपूर्ति करनी है तुरंत की जाए, और जहां पर जल व्यवस्था बनाई जानी चाहिए वो भी की जाए। तो कहीं पर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, और अगर कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी भी आम नागरिक को हो रही है तो उसको संज्ञान में लेते हुए उसको तुरंत ठीक किया जाए। तो हमें ये लगता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। निश्चित तौर पर चिंता का विषय तो है ही अपने आप में, क्योंकि अलर्ट 21 तारीख तक ये जारी कर दिया गया है कि अभी और भी इस प्रकार तेज बारिश होगी या किसी भी प्रकार की घटना घटित हो सकती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सबका सहयोग प्रदेश के साथ है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की जो सहायता चाहिए केंद्र की तरफ से वो भी मुहैया कराई जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो खुद स्तरीय निरीक्षण कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे निश्चित तौर पर एक कठिन समय से प्रदेश गुजर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे सभी विभाग उसमें लगे हुए हैं और सभी जो जिला प्रशासन की टीम है वहाँ मुस्तैद है, तो जो ये मैं ये कहूँगी घटनाएं हो रही है लेकिन उनको कम किया जा सकता है। और हम सब लोगों को भी जागरूक होने की इसमें जरूरत है। जहाँ पर भी ऐसे अलर्ट दिया जाता है वहाँ के जो लोग हैं उनको जानकारी में इन चीजों को रखना चाहिए, और जो भी उनके साथ समस्या आ रही है बस उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो जितना बेहतर रेस्क्यू हो सकता है, जितनी ज्यादा मदद लोगों तक पहुंच सकती है, क्योंकि ऐसे वक्त में वही सबसे पहली प्राथमिकता और सबसे बड़ी जरूरत के तौर पर सामने आती है। ठीक है मैम, लौटते हैं आपके पास में। आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी आपदा, क्योंकि विकासनगर में जिस तरीके से हमने देखा एक पत्थर गिरा, देवप्रयाग में मंदिर के पीछे के कमरे ढह गए हैं, एक बार फिर से ऐसा लगता है प्रलय वापस लौट आया है, क्योंकि इसके पहले धराली, थराली, अन्य अन्य जगहों पर हमने देखा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन एक बार फिर से मौसम बदल चुका है। देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय उत्तराखंड राज्य के लिए कि जब कोई प्राकृतिक आपदा बादल फटने के रूप में आ रही है, जल प्रवाह आ रहा है, तो निश्चित रूप से पुल और जो रास्ते हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आपने देखा कि पहले उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी में इस तरह से घटनाएं हो रही थी, लेकिन आज देहरादून में और देहरादून का अलग अलग जगहों से संपर्क कटना, रास्ते में लोगों का फंसे होना बहुत अभी चिंता का विषय है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि यदि एक पुल बंद हो गया तो बहुत सारी आबादी दूसरे एरिया से कट जाती है, और पुलों की हाइट को लेकर और कई चीजों को लेकर एक अलग से विशेष सर्वे करने की अब जरूरत पड़ गई है। प्राकृतिक आपदा से बचाव का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी दृष्टिकोण से, लेकिन अगर हम अपने वैज्ञानिकों और अनेक लोगों की सलाह को, जो खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं, तो उनकी जरूरत है। आप बहुत से देशों में पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, और आपदा से बचने के प्रयास भी इसमें किए जाते हैं। तो हमें आज उत्तराखंड को, मतलब अगर पूरे दुनिया के हिसाब से देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पर, सबसे टॉप क्लास प्रायोरिटी की जरूरत है कि जल प्रवाह को रोकने और उनके प्रबंधन के लिए क्या किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने जो सहायता दी है, सहायता और भी आएगी कोई उसमें, क्योंकि केंद्र सरकार पर हमारा जीएसटी का ही बहुत सारा पैसा बकाया भी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बने जो अनेक सौ वर्षों तक चले और जहां प्राकृतिक आपदाओं का सीधा असर ना हो। पहली आवश्यकता है कि जहां भी बादल फटकर पानी के निकलने के जो नाले हैं उनमें भी कई जगहों पर ऐसी व्यवस्था हो कि वो बहुत तेज प्रवाह को रोककर कम से कम इतना तो हो कि कोई बड़ा डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर का ना हो, इसकी कोशिश करने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपके कई डिबेट पर भी मैंने ये बात कही है कि जब राज्य सरकार, यानी जो सबसे टॉप व्यक्ति हैं, जो सारा फंड अपने हाथ में रखते हैं इन सब कामों को करने के लिए, तो वो लोग इस मामले में बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं। मीटिंग होती है, मीटिंग का आउटकम आता है कि हम प्रबंधन पर और बारिश के प्रबंधन पर, जल प्रवाह पर बहुत महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन वो निर्देश
सार्वजनिक नहीं होते हैं, उनका पता ही नहीं होता है। ठीक है, आज यानी आपदा आ और गई, स्पष्टता हमने होनी चाहिए तो रेस्क्यू और बेहतर तरीके से हो सकता है। ठीक है, आशीष जी लौटेंगे, बहुत मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और उनको भी जोड़ते चलते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से। शांति प्रसाद जी, क्या पर्याप्त रेस्क्यू पहुंच पा रहा है? क्या सही समय पर उचित मदद जो है पहुंच पा रही है वाकई? क्योंकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम बेहतरीन मदद मुहैया कराने का अपनी ओर से काम कर रहे हैं। हालांकि मुश्किल घड़ी है प्रदेश के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। देखिए गरिमा जी, मेरी जानकारी में मैंने कभी इतने बुरे हाल उत्तराखंड में सितंबर के समय पर बारिश से नहीं देखे। क्या पिथौरागढ़, क्या अल्मोड़ा, क्या चंपावत, क्या लोहाघाट, क्या उधम सिंह नगर। कहने का मतलब है मैदानी क्षेत्र से लेकर पर्वतीय क्षेत्र में जो आपदा का संकट वर्तमान समय पर है, ये वाकई बड़ा चिंतनीय है। अभी हाल ही में आपने देखा थराली और धराली में जो हुआ, सरकार वहां पर भी लाचार दिखी। पूरे पहाड़ दरक चुके हैं, चाहे वो देवप्रयाग का मामला हो, पौड़ी का मामला हो। और अब कल की स्थिति ये है कि हरिद्वार का राजमार्ग वो बंद हो गया, चंद्रभागा ढाल वाला तबाह हो चुका है। बारिश इतनी है कि लोग अपने ही घरों में फंसे हुए हैं। इसी तरीके से सहस्त्रधारा में होटलों का बहना, मकानों में पानी घुस जाना, ये बड़ा संकट है। टपकेश्वर महादेव में अंदर पानी आ चुका है, टोंस नदी का पूरा टपकेश्वर महादेव लबालब भरा हुआ है। ऐसे ही गुच्चू पानी में भी दुर्घटना एक मानव की बता रहे हैं, टपकेश्वर महादेव में भी एक के बहने की सूचना आ रही है। ऐसे ही हरिद्वार, अगर आप प्रेमनगर में चले जाएंगे, विकास नगर का बुरा हाल है, प्रेमनगर का पुल बह गया। पूरा जनमानस जो है, जो जहां है वो वहीं फंसा हुआ है। देहरादून के तमाम ब्रांच रोडें आर खत्म हो चुकी हैं। ये स्थिति उस जगह पर है जहां सरकार बैठी है, यहां सरकार लाचार है। अगर आप पौड़ी या ऋषिकेश का देखें तो हमारे यहाँ बैरागढ़, तुनखाल, पैया, गरुड़ चट्टी बिल्कुल तबाही की कगार में आ चुका है। सड़कें पूरी आधा किलोमीटर तक साफ हैं। कहने का मतलब है ये उस राज्य में हो रहा है जिस राज्य को आपदा हर वर्ष झेलनी पड़ती है, और इस राज्य के मुख्यमंत्री का जो नैतिक दायित्व है कि आपदा के लिए कुछ नीतिगत फैसले कैबिनेट में पहले ही ले लेने चाहिए कि राज्य में बारिश से जो आपदा आएगी उसके लिए पहले यही ये प्रावधान हो। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है गरिमा जी कि अभी आपदा 3 महीने से उत्तराखंड तक कर्रा रहा है। मुख्यमंत्री जी अभी भी अनुदान मांगने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 1200 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। अरे सबक सीखिए जापान से। एक सुनामी आई और जापान ने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी कि उससे पहले आम नागरिक को तमाम तरीके की सुरक्षाएं जापान में मिल जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपकी बात समझ गई कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड हो या कुछ ऐसे अन्य, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो आपदाग्रस्त रहते हैं और सबसे ज्यादा प्राकृतिक खतरा इनको रहता है। तो उस चीज को देखते हुए शायद उतने पर्याप्त इंतजाम पहले से नहीं किए जाते, आपका ये कहना। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में अरुण शर्मा जी भी। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, उत्तराखंड में पिछले काफी लंबे समय से बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि लगातार आपदाएं जो हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं। क्योंकि हम यहाँ पर बैठकर चर्चा करते हैं, कई लोग हैं जो इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं, लोगों के घर बार मकान, और कई लोगों के तो अपने भी इसमें चले जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्या लगता है कि क्या पर्याप्त मदद प्रशासन कर पाता है? और क्या ये जो एक शांति प्रसाद जी ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें सबक भी लेना चाहिए, हम जानते हैं कि ऐसी आपदाएं हर साल बारिश के मौसम में हमें उनका सामना करना ही पड़ेगा, क्या उस लिहाज से इंतजामों में कमी होती है? क्यों हर बार नुकसान से हम नहीं सीखते? गरिमा, हाँ, मैं ये बात आपकी अपनी जगह सही है। शांति भाई ने बहुत गहरी चिंता प्रकट की है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है सभी उससे सहमत होंगे, उनकी चिंताओं में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर उत्तराखंड, जैसे मैंने पहले भी आपकी डिबेट्स में बोला है कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं का प्रदेश है। और देखिए, हमारे यहाँ हर साल आपदाएं आती है, हर साल लैंडस्लाइड होती है, सड़कें टूटती है। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि हम लोग ये तो सूचनाएं दे देते हैं, हम मतलब मैं पत्रकार बिरादरी की बात कर रहा हूं कि ये सड़क बंद हो गई, लेकिन खुलने की सूचनाएं नहीं देते।
तो उससे जो हमारे यहाँ श्रद्धालु या पर्यटक आते हैं उनमें ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है और उनको स्थिति क्लियर नहीं होती। लेकिन एक मैं बड़ी आश्चर्य की बात आपको कह रहा हूं कि हम लगातार देख रहे हैं मौसम विभाग का अलर्ट आ रहा है, ऑरेंज या रेड अलर्ट वो जिलों के लिए घोषित करते हैं, उसके बावजूद जिला प्रशासन कितना नकारा है कि आज इतनी बारिश सुबह से हो रही थी। कल मतलब बारिश तो कई दिनों से, आज सुबह कल रात से बारिश हो रही थी लगातार, और जिला प्रशासन देहरादून का सुबह 5 बजे छुट्टी की घोषणा करता है स्कूलों में, इंटर तक के स्कूलों में और आंगनवाड़ी केंद्रों में। क्या उनको पहले से ये पता नहीं होता कि मौसम का मिजाज कैसा रहना? एक दिन रात को 1:35 पे घोषणा की। अब बताइए, उसके बाद सुबह हम देख रहे हैं कि अधिकांश बच्चे तैयार होकर बारिश में भीगते हुए स्कूल की तरफ जा रहे हैं, उनको सूचना ही नहीं मिल पाती टाइम पर। अगर सुबह ये चीज कल शाम को हो जाती तो मुझे लगता है उन बच्चों की दौड़ बच जाती जो स्कूल जा रहे थे। दूसरी चीज, अब देखिए लगातार हमारे यहाँ आपदा हो रही है और होती आई है। हमें देखिए इनसे सबक लेने की जरूरत है। जो एक अभी हाल में ही कैबिनेट ने वो पास किया था कि नदी नालों के किनारे जो मकान या भवन बनेंगे उनकी समीक्षा होगी, उसके बाद ही उन्हें अनुमति दी जाएगी। मुझे लगता है वो अच्छा कदम है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। नदी नालों की सफाई एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्थिति यह है कि लगातार पर्यावरण के नाम पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से खनन पे स्टे ले लिया जाता है और उसके बाद उन नदियों की नालों की सफाई नहीं होती, और वो सफाई ना होने से उनका जो तल है उनमें सिल्ट इतनी जमा हो जाती है कि वो तल ऊपर हो जाता है। उसके बाद वो किनारों में पानी वो नुकसान करता है जो किनारे में बसी बस्तियां है। उसके अलावा देखिए ये सब चीजें वैज्ञानिक तरीके से की जानी चाहिए और निश्चित तौर पर इसमें वैज्ञानिकों का सहारा लिया जाना चाहिए कि हम कैसे कहां क्या चीज डेवलप करें। ये हमको सोचना पड़ेगा। हम केवल पहले देखिए, जब उत्तराखंड के अधिकांश पहाड़ पे जो आबाद है गांव, वो उस डर से पहाड़ में बसे थे कि जब मुगलों का आक्रमण होता था तो मुगलों से बचने के लिए वो पहाड़ पे बस जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि पहाड़ में बहुत सारी कठिनाई थी, बिल्कुल, और उन कठिनाइयों का वो सालों से सामना भी करें। ठीक है, आपकी बात अरुण जी निकल कर सामने आ गई है। वापस लौटेंगे और मेहमानों को भी हम अपनी चर्चा में जोड़ेंगे। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, अलग अलग जगहों पर बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते लोग बहुत बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। चर्चा की वापस से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में एसएन पांडे साहब हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, और शिवनारायण देहरादून से हमारे संवाददाता भी लगातार हैं। एसएन पांडे साहब का रुख कर लेंगे, मौसम वैज्ञानिक। एसएन पांडे साहब, अभी आपने कई मेहमानों को सुना और मोस्टली लोगों का ये कहना है कि सितंबर के महीने में ऐसी तबाही की उम्मीद नहीं की जाती है, क्योंकि एक मौसम होता है, मानसून आकर चला जाता है, उसके बाद फिर ये उम्मीद होती है कि अब चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन इस बार सितंबर के महीने में भी कुछ ऐसे ही हालात है। उत्तराखंड में तो बहुत बुरी स्थिति है। उत्तर प्रदेश में भी आज फिर से मानसून की वापसी जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। बूंदाबांदी अलग अलग जगहों पर और नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। 80 से ज्यादा गांव अलग अलग जगहों पर हमने देखा है बाढ़ की चपेट में है। बहुत बड़ा कह लें या बहुत ज्यादा कह लें, नुकसान देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, इससे राहत कब तक मिल सकती है? देखिए, जिस तरह से मानसून वापसी की प्रक्रिया राजस्थान से शुरू होती है, हाँ, और उसमें 15 से 20 दिन टाइम लगता है, तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहां 30 के बाद मानसून वापसी होता है। तो अभी भी जिस तरह से एक सर्कुलेशन बना हुआ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, वो हमारा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और थोड़ा मध्य प्रदेश के ऊपर है। तो इन सब इलाकों में अभी 2 से 3 दिन और 4 दिन तक 20 तारीख तक रुक रुक के बारिश की गतिविधियां चलने की पूरी संभावना है। इसी के साथ जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां भी बारिश की पूरी संभावना है। और जो हमारा पहाड़ी इलाका है उत्तर प्रदेश का, जो हमारा तराई का इलाका है, उत्तराखंड है और हिमाचल है, इन सब जगह बारिश होने की संभावना अभी लगातार बनी हुई है।
मानसून वापसी अभी 10 दिन लगेंगे, तब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से वापस जाएगा। लेकिन जिस तरह से पहले मानसून कुछ पहले वापस होता था, तो अब 17 सितंबर भारत मौसम विज्ञान ने मानसून वापसी की तारीख रखी है। लेकिन अब की बार 14 तारीख से ही मानसून वापसी हुआ, तो परसों वो कुछ इलाकों से वापस ही हुआ था, लेकिन कल वहीं पर था। अब आगे 48 घंटों में ये संभावना है कि गुजरात और पंजाब के कुछ स्थानों से वापस जाएगा। लेकिन तब तक अभी जो हमारा दक्षिण भारत है, बिहार है, गंगी पश्चिमी बंगाल है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, मध्य उत्तर प्रदेश है, तराई का रीजन है, पूर्वोत्तर के राज्य है, उत्तराखंड है, यहाँ पर अभी अगले 2 से 3 से 4 दिन तक बारिश चलने की पूरी संभावना है। और लोगों को सलाह भी दी जाती है कि वो ऐसे मौसम में पहाड़ों पर अगर जा रहे हो तो बिल्कुल ना जाएं। और मैदानी भागों में भी, चाहे हमारा एनसीआर हो और चाहे हमारे बड़े बड़े जिले हो, चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, आगरा हो, तो यहाँ पर अगर बारिश हो जाती है तो 2 से 3 घंटे में घर से निकलने का परहेज करें, क्योंकि इन स्थितियों में जलभराव की समस्या आ जाती है। अंडरपास हमारे भर जाते हैं, क्योंकि देखिए इस समय एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। घंटे 2 घंटे में 30 से 35 और 40 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज होती है। जब इतनी बारिश 2 से 3 घंटे में दर्ज होती है, तो देखिए जल भराव की समस्या आना स्वाभाविक है, क्योंकि इतना पानी बरस जाता है, उसका कोई सिस्टम नहीं है कि आप निकाल के उसको बाहर कर दें। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, और उससे दिक्कतें आ रही हैं। हमारे किसान भाइयों को भी निवेदन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश के किसान अब खेतों में पानी ना लगाएं, क्योंकि वहां पर बारिश होने की संभावना पूरी है। और कल आप देखिए अयोध्या, गोरखपुर, सब जगह बारिश हुई है, गोंडा, सभी जगह भारी बारिश दर्ज हुई है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यही सिस्टम आगे बढ़ेगा तो ये सिस्टम पूरा उत्तर प्रदेश तक बारिश कराएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, पॉकेट्स में कहीं कहीं हल्की बारिश। तो अभी मानसून वापसी राजस्थान से शुरू हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, हमारा दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ बारिश की गतिविधियां अभी अगले 5 से 10 दिन तक चलने की पूरी संभावना है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। हमारे संवाददाता शिवनारायण भी देहरादून से लगातार बने हुए। शिवनारायण का रुख करेंगे। शिवनारायण, पूरी जानकारी क्या है, हालात कैसे हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ गई हैं, खुद मुख्यमंत्री ने उन सब का संज्ञान लिया। अनम्यूट कीजिए शिवनारायण। हाँ, आप सुन पा रहे हैं? बोलिए। हाँ, जिस तरीके से कल रात से जो आपदा आई है, और मैं खुद मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो पे सहजधारा में, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके का मंजर है यहाँ पे। और कई गाड़ियां जो मलबे में दबी हैं, कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। और अभी जो फिलहाल ही यहाँ पे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जेसीबी के द्वारा पहुंचे थे, जो आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लगातार दौरा कर रहे हैं। सुबह उन्हें जो उनकी बेटी थी वो भी, नेहा जोशी भी पहुंची थी। और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है। कई जगह यहाँ पे जो मेरे पीछे खुद सड़क जो कटी हुई है सड़क, वो आप देख सकते हैं। और लगातार ऊपर से जो गदरे आ रहे हैं, वो पानी भी आ रहा है लगातार। और आगे जाके भी काफी दूर कैरीघाट गाँव है, जहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। और वहाँ पे जो मार्ग है वो कटे हुए हैं, जो लोग हैं वो वहाँ पे से सुरक्षित निकाले जा रहे हैं। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वहाँ पे पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पे किस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और उनको साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि ये भी आकलन लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन जो पहले शासन प्रशासन और जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है, वो सब मौके पर यहाँ पे प्रयास कर रही है, क्योंकि ये जो हानि है, जो ये हादसा कई क्षेत्रों में हो रहा है, तो कई क्षेत्रों से ये जानकारी निकल कर आ रही है कि कई कुछ लोग बहे हैं, कुछ मकान बहे हैं। सहजधारा में यहाँ पे भी एक होटल है, दुकानें हैं, और जो घर है जो नदी किनारे थे, जो उनमें ज्यादातर जमींदोज हो गए हैं, क्योंकि कुछ जो एक होटल और 4 दुकानें जो बताई गई हैं। और जो अभी जिस तरीके से देख रहे हैं, जो नदी का विकराल रूप है वो भी अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और सुबह एक बार जो धूप निकली थी, लेकिन उसके बाद फिर बादल बने हुए हैं। यहाँ पे चारों तरफ जो बादल की आशंका है कि दोबारा भी इस तरीके का हादसा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने यहाँ पे मुस्तैद है और रात से ही लगातार काम कर रहा था, लेकिन नुकसान तो बहुत हुआ है। यहाँ पे जनहानि भी बहुत हुई है कि अभी तो ये आंकड़ा लगाना मुश्किल है कि कितने लोग हैं, क्योंकि अभी इसकी जो जानकारी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। और ये बताना भी मुश्किल है कि क्योंकि जिस तरीके से कई क्षेत्रों से जो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोग एक नदी के अंदर ट्रैक्टर में थे 10-12 लोग, और वो पानी में बह गए।
कई जगह ऐसे जो ट्रैक्टर दूसरे इलाके की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो वहां पे ठीक है, यानी अलग अलग जगहों पर स्थितियां काफी परेशान कर देने वाली नजर आ रही है। और विकास नगर में भी हमने देखा जिस तरीके से पत्थर गिरा, अलग अलग जगहों पर हालात काफी ज्यादा खराब हो गए। उम्मीद है कि जो सत्ता पक्ष है या प्रशासन है वो ज्यादा से ज्यादा मदद करने की ओर कम से कम कदम आगे बढ़ाएगा ताकि लोगों तक जो राहत है वो पहुंच सके। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग जगहों पर स्थितियां खराब नजर आ रही हैं, बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में हालात काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने आपदाग्रस्त इलाकों की जानकारी ली है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।